से आज इस माननीय मुख्यमंत्री जी के निवास पर पधारे सभी पत्रकार साथियों का विभाग की तरफ से, माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारे बीच में आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी, पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम और हमारे जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज आदरणीय रंधावा जी, सम्मानित मंत्रीगण, सम्मानित अधिकारीगण, 4 वर्ष पूर्ण होने के ऊपर आज इस पीसी का आयोजन हो रहा है और विभाग की तरफ से एक बार पुनः मैं आपका स्वागत करता हूं। और क्योंकि आप संवाद माननीय मुख्यमंत्री जी से करना चाहते हैं तो मैं पहले निवेदन करूंगा कि प्रदेश अध्यक्ष महोदय आदरणीय गोविंद डोटासरा जी आपको संबोधन करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय हमारे प्रभारी रंधावा साहब, माननीय हमारी सरकार में तमाम मंत्रीगण, उपस्थित मंत्रीगण, चीफ सेक्रेटरी महोदया जी और तमाम अधिकारीगण और पत्रकार बंधुओं, सबसे पहले सरकार के 4 साल सफलतापूर्वक पूरे करने पर आप सबको मुख्यमंत्री जी के यहां आमंत्रित किया गया है। मैं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते पार्टी की तरफ से भी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। 4 साल पहले राजस्थान की जनता ने बहुत ही आशा और विश्वास के साथ में हमको मौका दिया। मुख्यमंत्री के रूप में अशोक गहलोत जी तीसरी बार मुख्यमंत्री बने और मंत्रिमंडल आपके सामने है। 4 साल में हमारी सरकार ने जो वादे जनता से किए थे चुनाव से पहले और जो जन घोषणा पत्र जारी किया था उसको सरकारी दस्तावेज बना करके और उन वादों के मुताबिक जनता की वेलफेयर के लिए, कल्याण के लिए, उनकी सुविधाओं के लिए, उनकी हर समस्या के निदान के रूप में अच्छे तरीके से काम किया। और आपने देखा होगा कि 4 साल से पहले हमने जब 2 साल पूरे हुए और तीसरी साल हुआ तब जो जन घोषणा पत्र के जितने वादे हमने किए और उसमें से कितने पूरे किए उसका रिपोर्ट कार्ड सरकार की तरफ से भी और कांग्रेस पार्टी के तरफ से भी, पार्टी की तरफ से भी हमने आप सबके सामने और जनता के सामने रखा, जिसके आप चश्मदीद गवाह बने। 4 साल में एक से बढ़कर के एक योजनाएं हमारी सरकार ने दी। राजस्थान के सरकार की जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं पूरे देश में चर्चा का विषय है और यह हमारा सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री के सामने हमारे मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री चिरंजीव योजना, जो पूरे देश में कहीं भी इस तरह की योजना नहीं है जिससे सबका स्वास्थ्य संबंधी बीमा कवर होता हो, पूरे परिवार का, प्रदेश लोगों का, वो पूरे देश में लागू करने की मांग करने का मतलब यह होता है कि हम पूरे देश में, राजस्थान में जो हमारी ये योजना है वो ऐतिहासिक है, लोगों के कल्याण के लिए है, लोग स्वस्थ रहें और प्रगति करें, इस दिशा में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित हुआ है। आज 3150 करोड़ रुपए लगा करके सरकार ने 26 लाख लोगों को जो फायदा पहुंचाया है, मैं समझता हूं ये निरंतर जारी रहेगा। प्राइवेट में भी जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया उसमें भी लाभ मिलता है और सभी सरकारी हॉस्पिटलों में इसका लाभ होता है। 10 लाख रुपए तक का इलाज और 10 से ऊपर भी अगर कोई किडनी ट्रांसप्लांट करानी हो या कोई और कोई बड़ा बीमारी हो गई हो तो उसके लिए अलग से ये प्रावधान है कि उस 10 में से अगर आपका पहले 4 खर्च हो गया तो वो 6 बचा रहेगा और उसका पूरा 15 लाख भी लगेगा, 20 लाख लगेगा, वो सरकार देगी। अगर दुर्भाग्य से दुर्घटनाग्रस्त हो गया, दुर्घटना में मौत हो गई तो 5 लाख रुपए। तो ये इस प्रकार की योजना राइट टू हेल्थ की ओर हमें ले जाती है। जो मनरेगा और राइट टू एजुकेशन और जिस प्रकार से काम का अधिकार, फूड सिक्योरिटी का अधिकार जो हमारी यूपीए सरकार ने दिया था, उस तरीके से राजस्थान में राइट टू हेल्थ की ओर हम
करीब करीब बढ़ चुके हैं। इसमें कोई बात है तो वो शायद बिल माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारी सरकार जल्दी इसमें लाई रही है, आप सबके सामने है। महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल है। आप देखिए, एक घर में अगर किसी के 2 बच्चे हैं गरीब के, वो भी इंग्लिश पढ़ाना चाहता था तो 50-50 हजार रुपए नहीं, लाख रुपए, उसके लाख रुपए उसके खाने के लिए अनाज नहीं होता, वो लाख रुपए दे करके गरीब मजदूर कैसे उन बच्चों को पढ़ा सकता था। उसके लिए भी महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलें हमारी सरकार ने खोली। 1670 स्कूलें खुल गई, अलग से इनके कैडर बना, अलग से इनके इंग्लिश मीडियम के टीचर्स की भर्ती होगी और आप देख सकते हैं कि 3 लाख से ज्यादा बच्चे इसका लाभ उठा रहे हैं। जिस घर में 2 बच्चे अगर महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने लग गए और वो पहले प्राइवेट में पढ़ते थे, उसके कम से कम 1 लाख रुपया उस परिवार को आर्थिक मदद हमारी सरकार की योजनाओं से मिलना चालू हो गई है। किसान कितना परेशान था। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कहा था कि हम आएंगे तो किसान का कर्जा माफ करेंगे। स्टेट कोऑपरेटिव बैंकों का तमाम कर्जा माफ हो गया। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने घोषणा की थी 8,000 करोड़ रुपए 50,000 के कर्ज माफी के देने थे, वो भी नहीं दिए और 2,000 करोड़ रुपए देकर के चले गए। 6+8 हमारी सरकार के जो वादा किया था उसके मुताबिक 14,000 करोड़ रुपए का किसान का कर्जा माफ हमारी सरकार ने किया। और जो भारतीय जनता पार्टी आज आरोप लगा रही है कि साहब किसान का कर्जा माफ नहीं हुआ, आपने जब 50,000 का कर्जा माफ किया था तो क्या आपने नेशनलाइज बैंकों का कर्जा माफ किया था? क्या देश के प्रधानमंत्री ने वहां यूपी में जाकर के और यूपी के पिछले चुनाव में कहा था कि हम अगर यूपी जीत गए तो किसान का कर्जा माफ करेंगे? उन्होंने एक फुट्टी कोड़ी कर्जा माफ नहीं किया। हमारी सरकार ने उनका वादा किया हुआ था उसको भी पूरा किया और हमारा जो वादा था जो भी पूरा किया। आप समझ सकते हैं कि स्टेट कोऑपरेटिव का कोई भी कर्जेदार हमारा किसान उसका 1 रुपया भी बाकी नहीं रहा। तमाम सरकार ने ये जो कर्जा माफी दी है। किसान मित्र योजना, ऊर्जा मित्र योजना, आप बताइए, एक किसान जो रात को ठंड में पानी देता था और अपनी फसल उगाता था और अपना पेट पालन करता था और देश के लोगों का भी पेट भरता था, उसको रात के बजाय दिन में बिजली मिलना चालू हो गई, एक बात। और 12,000 रुपए यानी 1,000 रुपए महीने का 12,000 रुपए उसको पूरा का पूरा माफ करके सरकार भर रही है। और जो छोटे जो घरेलू कनेक्शनदारी थे उनको भी 50 यूनिट तक बिजली फ्री हुआ। 8 लाख लोग किसान जिनका 12,000 रुपए तक बिल आता था उनका तमाम माफ हो चुका, आज 1 पैसा नहीं लगता है। और बाकी 40 लाख से ऊपर लोग जो 8 और 32 लाख से ऊपर लोग, टोटल 40 लाख हैं जिनके बिजली का 0 बिल आना चालू हो गया है। तो इस प्रकार की हमारी सरकार की एक से बढ़कर के एक योजना मनरेगा गांव में थी जिसने कोरोना से हमको बहुत बड़ी मदद कोरोना काल में मिली, क्योंकि लोगों को काम नहीं मिल रहा था, उनको काम मिला और वो 2 वक्त की रोटी अपनी जुगाड़ कर सके। शहरों में भी हिंदुस्तान में पहला स्टेट है, मॉडल स्टेट हमारा राजस्थान, जहां पर मजदूर को मांगते ही काम मिलेगा। काम का अधिकार देकर के 800 करोड़ रुपए का प्रावधान करके हमारी सरकार ने किस प्रकार से एक ये कर दिया कि आपको काम चाहिए तो काम मिलेगा, दवाई चाहिए तो निःशुल्क दवाई मिलेगी, इलाज चाहिए इलाज मिलेगा, निःशुल्क शिक्षा चाहिए शिक्षा मिलेगी, अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाना चाहते हैं अंग्रेजी माध्यम में पढ़ेगी। कोरोना काल में जिनकी तकलीफें हुई, पालनहार योजना अलग हमारी चल रही है। पहले जब सेकेंड टर्म था अशोक गहलोत जी का, उस वक्त आपने देखा होगा कि आज 98 लाख लोगों को यानी 1 करोड़ के लगभग लोगों को 750 या 1500 रुपए पेंशन मिल रही है, जो बुढ़ापे के अंदर उसको एक संबल प्रदान करती है, उसको सम्मान उसका बढ़ाती है। तो एक से बढ़कर के एक योजनाएं हमारी सरकार की रही हैं। मैं समझता हूं इन योजनाओं का लोगों को लाभ कैसे मिले, ये कांग्रेस पार्टी का तमाम कार्यकर्ताओं का फर्ज बनता है। और मीडिया से भी मैं आग्रह करना चाहूंगा, अगर कोई कमी खामी किसी योजना में या सरकार के किसी काम में है तो आप इंगित कीजिए कि साहब ये और ठीक करने की आवश्यकता है। लेकिन जो अच्छी योजनाएं हैं, जो अच्छा काम हमारी सरकार का है, वो लोगों को लाभ उसका कैसे मिले, इसके लिए आपसे भी मैं सहयोग की अपेक्षा करता हूं।
और मेरे तमाम पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी आग्रह करता हूं कि वो ज्यादा से ज्यादा गांव के बीच में जाएं। हमारे नेता राहुल गांधी जी जब 3700-3800 किलोमीटर की पदयात्रा करके लोगों का दुख दर्द जान रहे हैं, लोग क्या सोचते हैं, सरकारों के बारे में क्या सोचते हैं, लोगों की, युवाओं की क्या अपेक्षाएं हैं, बुजुर्गों की क्या अपेक्षाएं हैं, महिलाओं की क्या अपेक्षाएं हैं, पत्रकारों की क्या अपेक्षाएं हैं, और जो छोटे जनप्रतिनिधि हैं पंचायत राज और नगर निकाय, उनकी क्या अपेक्षाएं हैं, तमाम लोगों से संवाद स्थापित करके चल रहे हैं और बात पूछ रहे हैं। तो मैं समझता हूं, मैं इस मौके का लाभ लेते हुए ये कहना चाहूंगा कि हमारे तमाम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं को जो हमारी अच्छी योजनाएं हैं, जिसका लाभ लोगों को पूरी तरीके से मिले, इसके लिए युद्ध स्तर के ऊपर लग जाना चाहिए। क्योंकि जिस जनता ने बहुत ही आशा और विश्वास के साथ में हमको सर आंखों पे बैठा करके सरकार सौंपी है, तो हमारा धर्म बनता है कि हम उसमें किसी तरीके की कोई कमी खामी नहीं छोड़ें और हम लगातार जाकर के लोगों के बीच में संवाद कायम करें। और मैं समझता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी ये और रंधावा साहब हमारे प्रभारी जी बैठे हैं, ये बहुत सुंदर मौका है, ये बहुत ही सुंदर मौका है कि राहुल गांधी जी से प्रेरणा लेकर के हम सब नेता, जनप्रतिनिधि, छोटे से लेकर बड़ा तक, सब लोग गांव में जाएं, गांव के लोगों को पूछें आपको योजना का लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, आपको किस तरीके से कौन सी योजना में क्या कमी खामी लग रही है। आप ओपीएस आप देखिए, कोई विरोध करा है, कोई नहीं कर रहा, मैं नहीं कह सकता, लेकिन सामाजिक सुरक्षा के लिए इससे शानदार कदम पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुआ जो राजस्थान में हमारी सरकार ने उठाया है। तो कर्मचारी भी लाभान्वित हुआ, सड़कें बन रही हैं, बिजली अच्छी आ रही है, अच्छे तरीके से बाकी काम हो रहे हैं, किसान भी समृद्ध हो रहा है, शक्तिशाली हो रहा है, उसको भी लाभ मिल रहा है, गरीब को भी लाभ मिल रहा है, और आम व्यक्ति ये महसूस कर रहा है कि हां इतनी बड़ी विपत्ति वैश्विक महामारी आई, उसमें भी 500 के लगभग वीसी करके हमारे मुख्यमंत्री जी ने और तमाम डॉक्टर्स और आप सब ने देखा होगा मिलकर के किस प्रकार से राजस्थान को पूरे हिंदुस्तान में सबसे अच्छा कोरोना मैनेजमेंट का खिताब एक जन जन की आवाज मुंह के ऊपर आ गया। यह हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। मैं समझता हूं ये 4 साल सरकार को मुबारक हो, 5वें साल हम और ज्यादा मुख्यमंत्री जी मेहनत करेंगे और फिर जनता से आग्रह अपील करेंगे कि 5 साल दोबारा हमको दें, जिससे आपकी जितनी भी फ्लैगशिप योजनाएं हैं, हमारी सरकार के जो अच्छे काम हैं, उनको और ज्यादा गति मिले और लोगों को पूरी तरीके से लाभ मिले। मुझे आपने मौका दिया, इसके लिए तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। योजनाएं तो मैं सारी गिना सकता हूं, 150, 200, 250, जितनी आपने किसानों के लिए 5 रुपए दूध के ऊपर अनुदान देकर के राजस्थान के इतिहास में, और ये जो बीजेपी वाले गोमाता करते हैं, हम भी गोमाता कहते हैं, उसके लिए 9 महीने का अनुदान अगर दिया तो हमारी सरकार ने दिया। तो किसी मुद्दे के ऊपर आप चल लीजिए, अगर ये जो चौथा स्तंभ है पत्रकार, इनके लिए भी कुछ करेंगे तो माननीय मुख्यमंत्री जी आप ही ने किया और आप ही करेंगे। ये बात मैं कहना नहीं भूलूंगा, क्योंकि ये हमारा वादा है कि हम अच्छा करेंगे। जब सबके लिए कर रहे हैं तो किसी एक वर्ग को मुख्यमंत्री जी आप कैसे छोड़ सकते हैं, ये मैं आपसे आग्रह करूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब मैं आग्रह करूंगा कि देश के अन्नदाता की धरती से, पंजाब से हमारे बीच में आए हुए पूर्व उप मुख्यमंत्री और एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी हमारे सभी के बहुत ही आदरणीय रंधावा साहब 2 शब्द कहें। मानयोग मुख्यमंत्री साहब, अध्यक्ष जी, मिनिस्टर, प्यारे प्रेस वाले मेरे साथी, कल मैं आपसे आधा पौना घंटा बैठा हूं और मेरे को बहुत अच्छा लगा आपको मिलकर, समझकर। एक अलग पंजाब का और राजस्थान का पत्रकार के बारे में भी मैंने बहुत कुछ देखा कल। आपकी पत्रकारी बहुत पॉजिटिव है और अच्छी तरह से आप समझते हैं कि स्टेट को कैसे आगे लेकर जाना है। मेरे लिए सबसे बड़ी मान वाली बात है कि जब मेरी अपॉइंटमेंट हुई तो यात्रा स्टार्ट थी, अपॉइंटमेंट हुई, सरदार शहर वाली जो एमएलए की सीट थी
सीट है वो हम जीत कर आए। तो अब सबसे बड़ी बात है कि मेरे आने के उसी वीक में इनके 4 साल पूरे हो रहे हैं। जो यात्रा मैं देख रहा हूं, मैंने जो समझना था वो मेरे को कई महीने लग जाने थे कि कैसे हैं वर्कर, कैसे हैं लीडर, कैसे हैं काम, कैसे चल रहा है। तो मैंने 10 दिन में देख लिया है लोगों के, मेरे को पल्स भी पता चल गई, मेरे को लीडरों का काम भी पता चल गया, मेरे को वर्कर का भी पता चल गया वर्कर कहां खड़ा है। जो मैंने आज एग्जीबिशन देखी है, मुख्यमंत्री जी मैं आपको बधाई देता हूं। जितने आपने काम किए हैं, अब इसकी मार्केटिंग भी हमें करनी होगी, लोगों तक इनका प्रचार होना चाहिए। जो आप संजीवी जो आपकी है प्रोग्राम है, मेरे ख्याल स्टेट का पहला प्रोग्राम है जो 10 लाख तक कोई भी इलाज करवा सकता है। जो आपने अर्बन मनरेगा स्टार्ट किया, मेरे ख्याल किसी स्टेट में नहीं, वो पहली राजस्थान में है। मैंने पंजाब भी देखा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपका रोड्स का है एक्सीलेंट है आपका, जो लॉ एंड ऑर्डर का है वो भी अच्छा है, पर हमें और ज्यादा विजिलेंट होना पड़ेगा, क्योंकि पंजाब जैसे आपके साथ भी पाकिस्तान लगता है। कल जो राहुल जी ने कहा कि चाइना के बारे में, क्योंकि मैं बॉर्डर से, मेरा अपना गांव 5 किलोमीटर पर है, जितना चाइना से डर है उससे ज्यादा आईएसआई और पाकिस्तान का भी है। वो कभी नहीं चाहेंगे कि हिंदुस्तान स्टेबल रहे, कभी भूल नहीं पाएंगे 71 की वार को कि 2 टुकड़े हमने कर दिए उनके। ये सभी बातों को हमने देखना, जो हमारी यात्रा चल रही है। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि इस यात्रा का मतलब वोट लेने का नहीं है। कोई समझता होगा कि पॉलिटिकल यात्रा है, मैं समझता हूं कि यह यात्रा देश को एकजुट करने वाली है। मैं नहीं कहता कि उस टाइम कैसे आजादी मिली, कौन से हालात थे। अब उस आजादी को बरकरार रखना सबसे ज्यादा आप और हम पर है। प्रेस वाले, आप तो मीडिया आ गया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया, हम सुनते हैं। मेरे अपने बहुत बड़े, क्योंकि मेरा इलाका जो गुरदासपुर है डिस्ट्रिक्ट, जब हम पंचायत भवन में जाते हैं तो वहां गुरदासपुर में फ्रीडम फाइटर जो है उनकी फोटोग्राफ्स लगी, और मेरे ख्याल सबसे ज्यादा फ्रीडम फाइटर हैं तो वो माजा द्वाबा में हैं, जिन्होंने बहुत बहुत देर कुर्बानियां की। तो जब उनकी तरफ मैं देखता हूं कि उनके मन में जो था कि मेरा देश कैसा होना चाहिए, तो वो हम चाहते हैं कि उनकी भावनाएं जो थी, जो उन्होंने आजादी ली। मेरे को आज भी एक फ्रीडम फाइटर की बात याद है। मेरे फादर 72 में मिनिस्टर बने तो एक फ्रीडम फाइटर के घर चले गए, बहुत बुरे हालात थे उनके। तो उन्होंने पूछा क्या हाल है, कहने लगा हालात ठीक है मेरे, बिल्कुल ठीक हूं। कहने लगे कि हालात ठीक नहीं लग रहे। कहने लगे कि हालात ठीक होना, जब मेरे हालात नहीं ठीक चाहिए, मेरे को देश के हालात जो है वो अच्छे चाहिए। हमने कभी नहीं सोचा था कि आजाद होंगे तो हमें ये चाहिए। हमें ये मालूम था कि पता नहीं अंग्रेज हमें छोड़ेंगे भी, आजादी देंगे। तो हम आजादी बहुत मुश्किल से ली है। जब कामागाटा मारू जाते हैं, हम काला पानी जिसे बोलते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि वो जेल नहीं थी, वो तसिया घर था। गहलोत साहब बहुत पुराने लीडर हैं, मैंने भी इनसे भी सीखना चाहिए, इनका मैं प्रभारी बनकर आया हूं। एक्सपीरियंस जो है बहुत बड़ी बात है। और जिस आदमी को अपनी पार्टी की लॉयल्टी, अपने लीडर के प्रति लॉयल्टी, अपनी स्टेट की लॉयल्टी अगर उसमें है तो वो स्टेट कभी पीछे नहीं जाती और लीडर भी कभी नहीं पीछे रहता। सबसे पहले देश है हमारा, उसके बाद आप कहते हैं कि अन्नदाता है। मैं मानता हूं कि अन्नदाता है,
पर अब भी पंजाब में बहुत कुछ करने की लोड़ है, बहुत जरूरत है। जैसे पंजाब के हालात बनते जा रहे हैं, जो नशा आ गया, ये आ गया, वो आ गया, किन लोगों की कमी थी? वो पॉलिटिकल जरा सेटअप है, नेक्सस बन गया, पुलिस, नार्कोटिक्स और पॉलिटिकल। इन तीनों नेक्सस को हमें पूरे हिंदुस्तान से तोड़ना पड़ेगा, तभी ये देश बचेगा। क्योंकि मैं बहुत टाइम नहीं लेना चाहता, नया हूं, सीएम साहब और आपके सभी मिनिस्टर्स बैठे हैं, आपके 29 हैं चीफ मिनिस्टर। जितने आपके प्रोग्राम हैं, मेरे ख्याल में अगर इन प्रोग्राम को हम लेकर चले जाएं, ऑपोजिशन पार्टी के पास एक भी लफ्ज हमारी सरकार के अगेंस्ट कहने वाला नहीं है। बहुत कम गवर्नमेंट्स होती हैं जिनकी अब एंटी इनकम्बेंसी 1 साल से पहले स्टार्ट हो जाती है। पंजाब में तो पहले साल ही हो जाती है। उनकी एक्सपेक्टेशंस इतनी बढ़ जाती है, हम इतना झूठ बोलते हैं। तो एक बार मैं और कहूंगा कि हमें झूठ नहीं बोलना, जो असलियत है वो लोगों में लेकर जाएंगे कि हमने ये काम किया, तो जो रह गया वो हम नेक्स्ट टाइम करेंगे, नया कुछ नहीं लेकर जाएंगे। इन बातों से, इन पॉइंट्स को लेकर हम इलेक्शन में भी जाएंगे और अपोजिशन का मुकाबला भी करेंगे। मैं आप बैठे हैं, मुबारकबाद देता हूं कि 4 साल आपने बहुत बढ़िया और अच्छे तरीके से किया है, और जो लास्ट ईयर है ये इससे भी बढ़िया होना चाहिए। तो तभी बढ़िया होगा जब आप लोगों का साथ, प्रेस वाले बैठे हैं, मैं कहता हूं कि अगर हिंदुस्तान को आजादी मिली है तो आपकी वजह से मिली। उस टाइम प्रेस नहीं हुआ करती थी, वो जो पत्रकार थे वो पेन के साथ लिखकर पत्रिका बांटते थे। तो अब देश को ऐसी जरूरत पड़ गई है कि वो आप लोगों की सिंसेरिटी पूरे देश को बचाएगी, पूरे वर्ल्ड में आप लेकर हमें जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत मेहरबानी। अब मैं आग्रह करूंगा, माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपको संबोधित करेंगे और फिर आपके सवाल लेंगे। इतना बोल चुका हूं, सीधे सवाल करो तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई बोलना मुझे कुछ? देखिए, अभी हमारे पीसी अध्यक्ष जी ने, हमारे प्रभारी जी ने जो बातें कही आपको, और मुझे भी बहुत खुशी है कि मैं प्रदेशवासियों को बधाई देना चाहूँगा कि उनके आशीर्वाद से सरकार हमारी बनी और जो हमने जन घोषणा पत्र जारी किया, जनता का घोषणा पत्र, क्योंकि राहुल गांधी जी ने कहा था कि आप जनता से पहले बीच में जाए, पूछें उनको, और उसके बाद में आप घोषणा पत्र बनाएं, जिससे कि रिफ्लेक्शन हो जनता क्या चाहती है। एक प्रयोग था, गुजरात में भी किया हम लोगों ने, यहाँ भी किया, और उसको आधार बना के हम लोग चलते। अभी मैंने वहाँ पे प्रदर्शनी में कहा था, पहली बार 98 में जब मैं मुख्यमंत्री बना, पहली बार हमने उसको कैबिनेट में रखा, पहली कैबिनेट में। ये हमने वादे करके जीत के आए। मैं चाहूँगा मुख्य सचिव जो थे उस वक्त में, उनको मैंने कहा इसके आधार पर सरकार गवर्नेंस करे, चलेगी। और मुझे खुशी है कि उस वक्त उन्होंने एक्स्ट्रा कॉपी छपाई थी, सब कलेक्टर्स को, सेक्रेटरी को दी थी। यही परंपरा मैंने सेकंड टाइम रखी, इस बार भी हमने यही किया। तो ये तो आप मान के चलें कि हमारी नीति और नीयत जो है बिल्कुल साफ रही है, इसलिए हमने ये कदम उठाया है, वरना कदम नहीं उठा रहे। क्योंकि चुनाव के बाद में आपका भी अनुभव होगा कि लोग भी भूल जाते मैनिफेस्टो को, क्या वादे जनता से किए हमने, और हम लोग भी भूल जाते थे। हम लोग मतलब सरकार भूल जाती थी। एक ऐसी परंपरा जो कि रिकॉर्ड में आ गई हो तो कम से कम पूछ सकते हैं जनता भी और अधिकारी भी, फिर उसको मैनिफेस्टो पढ़ करके जो विभागवार है प्रोमिसेस, उनको पूरा करने लग जाते हैं। मेरा प्रयोग अच्छा रहा, मैं अनुभव के साथ कह सकता हूँ।
और इसीलिए हमने एक के बाद एक इतने फैसले किए हैं जिनकी चर्चा हर पूरे देश के अंदर हो रही है। कुछ योजना ऐसी है, ये चिरंजीवी योजना भी उसमें शामिल है, नंबर 1 पे ओपीएस है। ओपीएस के अलावा जो कर्मचारी हैं या रिटायर्ड पेंशनर है उनके लिए जो आरजीएसएस किया उसकी चर्चा कम होती है, वो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कदम है सरकार का। जो सीजीएचएस है दिल्ली के अंदर केंद्र में, उसी ढंग का उनकी तमाम प्रॉब्लम हट गई। पहले बुजुर्ग लोग 70-80 साल के भी डायरी लेके इधर उधर जाते थे दवाई लेने के लिए, अब उनको आरजीएसएस का कार्ड मिल गया जिंदगी भर के लिए। जैसे मैंने खुद में सीजीएचएस करा रखा है, तो मैं कहीं जाऊँ हिंदुस्तान में तो मेरा इलाज फ्री होता है। वही योजना हमने लागू कर दी यहाँ पे आरजीएसएस के माध्यम से। तो कहने का मतलब ये कि सरकार ने हर कदम उठाए हैं, एक एक कदम सोच समझ के उठाए हैं। कदमों में जाऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा, पर जो पॉलिसी जो हमारी रही है, सोच रही है, वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो योजना तो हम आपको अभी मीटिंग के बाद में प्रेस नोट देंगे, तो अधिकांश आपको मालूम ही है, बाकी आपको और मेमोरी रिफ्रेश कर लेंगे आप लोग। तो मैं कह सकता हूं कि ओपीएस भी मानवीय दृष्टिकोण से हमने किया, किसी ने मांग नहीं करी थी। अभी कंट्री में बहस चल रही है, उसके खिलाफ कई लोग बोल रहे हैं, योजना के खिलाफ। नीति आयोग बोल रहा है, आप देखते हो। हमारे एनके सिंह साहब जो राजस्थान के दामाद है जोधपुर के, वो बोल रहे हैं। और भी डॉक्टर पनगिया जी है मेरे याद अमेरिका, उन्होंने खिलाफत करी है। अधिकांश लोग खिलाफत कर रहे हैं। उनकी खिलाफत इकोनॉमिक्स की दृष्टिकोण हो रही होगी, अंदाज मेरा हो रही होगी। वो अपनी जगह हो सकता है कि सही भी हो उनके दृष्टिकोण से। मेरा दृष्टिकोण ये कहता है, आजादी के बाद में आज तक जो देश चला 2004 तक, जब ये योजना लागू हुई एनपीएस, जो विकास हुआ, रसोई नहीं बनती थी, आज हम कहां पहुंच गए। लगातार अधिकांश समय कांग्रेस शासन में रहे हैं, ओपीएस ही रही उस वक्त में, और ओपीएस रहते हुए देश ने विकास किया है। ओपीएस रहते हुए देश ने विकास किया है, ओपीएस रहते हुए देश ने विकास किया। 3 बार बोला हूं मैं। इसके मायने हैं कि जब ओपीएस था तभी विकास अब कर रहे हो। रुपए की कितनी वैल्यूएशन कम होती है आप जानते हो। जो 1 लाख था, 1 लाख कोई पूछता नहीं, 1 करोड़ कोई पूछता मुश्किल से है। तो ये समझना चाहिए। लगता है 1.5 लाख पेंशन मिल रही है उसको, डीए बढ़ रहा है, और लगता है ये तो बहुत ज्यादा पेंशन हो गई। कुछ लोगों के लिए हो गई जिनके खर्चे बहुत कम है। तो जो फैसला हुआ ओपीएस का, हम मानते हैं 35 साल सर्विस करता है, इसको सिक्योरिटी बनी रहे, बुढ़ापा मेरा ठीक निकलेगा। देखिए हर परिवार की स्थिति अलग अलग होती है। कई परिवार में लोग भुगतते हैं बुढ़ापे के अंदर, घरवाले नहीं पूछते उसको। अगर सरकार पेंशन देती, 1 करोड़ लोगों में पेंशन दे रहा हूँ, विधवाओं को, निःसज्जनों को, बुजुर्गों को 1500 मिलते हैं, 750 मिलते हैं, 1000 मिलते हैं मान लीजिए। पर उनके बेटे पोते उनको पूछते हैं कि भाई दादा दादी 100 रुपये का नोट दे देंगे, 50 रुपये दे देंगे, सेवा करें, इनकी सेवा करें, और सम्मान मिलता है। गवर्नमेंट का पेंशनर है ये मेरे दादा, उसके एक मायने होते हैं। गवर्नमेंट के पेंशनर के अपने मायने होते हैं, एक सम्मान मिलता है घर के अंदर। ये बातें कोई लोग समझते नहीं। और भारत सरकार उसके 200 रुपये देती है, और कैप है, हम देते हैं 1 करोड़ लोगों को। मुझे फिक्र याद नहीं, 15, 20, 25 लाख लोगों तक वो कहेंगे इतने तक ही हम तो देंगे। 200 रुपये क्या मायने रखते हैं। मैंने भी मांग करी कि पूरे कंट्री में पॉलिसी बननी चाहिए भारत सरकार की, एक सी सोशल सिक्योरिटी दुनिया के मुल्कों में है। वीकली पैसा पहुंचता है लोगों के घरों में, जिंदगी आराम में निकल जाती है, पैसा वाले लेते ही नहीं उनको। हम चाहते हैं इस देश के अंदर भी मंथली, फोर्टनाइटली, वीकली नहीं तो पैसा पहुंचे। पॉलिसी बने बुजुर्गों के लिए, विधवाओं के लिए, निःसज्जनों के लिए, एक सी पॉलिसी बने। आप 50% कर दीजिए, 50% स्टेट गवर्नमेंट, 50% केंद्र दे देगी, 60% दे तो बहुत बड़ी आपकी कृपा है हमारे ऊपर।
पर सवाल है कि सरकार को आगे आना चाहिए सोशल सिक्योरिटी के अंदर। हम हजारों स्कीम बनाते हैं, तो आदमी भूखा सोएगा क्या मतलब है? हमने कहा भूखा कोई नहीं सोएगा। वो कहते घर है, जो अध्यक्ष जी ने कहा कोरोना में जो काम हुआ राजस्थान का मान सम्मान पूरे देश में दुनिया तक गया, भीलवाड़ा मॉडल में गया। तो क्यों नहीं हम लोग, अगर सबको विचार में लिया हम लोगों ने, कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। यही शब्द काम लिया अभी सुप्रीम कोर्ट ने 8-10 दिन पहले, इस देश में कोई भूखा नहीं सोए, उन्होंने भी ये बात कही है। और इसका मतलब ध्वनि निकली है उनसे। और पूरी भारत सरकार के लिए एक सुप्रीम कोर्ट का कमेंट को आधार बना करके पूरे देश में लागू करना चाहिए सोशल सिक्योरिटी। महीने में उनको पहले 2000 मिले, 3000 मिले, जो इंडेक्स है आपका ये महंगाई का, उसको देखते हुए कॉन्फ्रेंस लगाना चाहिए। तो मैं आपको निवेदन कर रहा था, राजस्थान स्टेट जो है मॉडल स्टेट बनता जा रहा देश के अंदर। मोदी जी का मॉडल क्या था वो तो वो जाने, उनका काम जाने। हमारे दृष्टिकोण से वो मॉडल कोई था ही नहीं, उनकी मार्केटिंग थी। और मार्केटिंग फिर आगे वो सोशल मीडिया में आ गई, आईटी में आ गई। जो राजीव गांधी का सपना था आईटी का, कंप्यूटर का, इंटरनेट का, उसको किसी ने उपयोग किया है तो मोदी जी ने किया है। मुझे कहते हुए संकोच नहीं है कि राजीव गांधी के सपने का उपयोग किसी ने किया है तो मोदी जी ने किया है, क्योंकि पैसे की कमी उस वक्त में नहीं थी। प्रधानमंत्री नहीं बने तब भी उनकी पार्टी में कोई रिसोर्सेज की कमी नहीं थी। बड़े बड़े उद्योगपति जिनके नाम लेते रहते हैं राहुल जी, कोई कमी नहीं रखी। इसलिए हजारों बंदों को बैठा दिया सोशल मीडिया में, और जिस रूप में उन्होंने कैंपेन चलाया वो तो एक पूरी हिस्ट्री है, किताब लिखने वाली बात है। तो कहने का मतलब कि वो ये हो गया। पर मैं आपको कह सकता हूँ, अगर कोई पत्रकार, लेखक या साहित्यकार जो जेलों में जाते हैं आजकल, अगर आप सच लिख दो, आलोचना कर दो सरकार की, तो आप बता दीजिए आप देशद्रोही हो, राजद्रोही हो। ये कहाँ जा रहा देश? इस चिंता वाली बात है, क्योंकि आप जो बिरादरी बैठी मेरे सामने, और ये बिरादरी एक सी है, अलग अलग भूमिका हमारी सबकी। भूमिका अलग अलग हो सकती है, चाहे एग्जीक्यूटिव हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे लेजिस्लेटिव हो, सबकी भूमिका अलग हो सकती है, चौथे स्तर में भूमिका अलग हो सकती है, परंतु सब संविधान की रक्षा हो, इसमें सब एक मत है देश के अंदर। आज संविधान की रक्षा हो रही है क्या? ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का क्या हो रहा है? जुडिशरी कितनी प्रभावित हो रही है इन लोगों से, दबाव के अंदर। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हिमाचल चुनाव अलग करवाएगा और गुजरात चुनाव अलग करवाएगा। क्यों करवाएगा? तो कहने का मतलब कि देश बहुत बड़े संकट के दौर से गुजर रहा है। वो संकट वो नहीं है कि सीमा पे युद्ध चल रहा हो और संकट में हम घिरे हुए हो। ये संकट उससे खतरनाक है, उसमें हमारे बहादुर सैनिक मुकाबला कर लेंगे, इतना सक्षम देश हो चुका है। ये संकट जो है ये देश को खोखला कर देगा। इसी चिंता राहुल गांधी को है। हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं, जो संविधान के मूल आधार है, वो संकट में है। आज ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं। कोई धर्म के नाम पे बात कर लो, नारे लगा दो। गौ माता की बात अभी अध्यक्ष ने कही आपको, हिंदुस्तान में पहली सरकार मेरी थी पिछली बार सेकंड टर्म में, मैंने गौ सेवा के लिए अलग विभाग बना दिया। मैंने बनाया डायरेक्टरेट, वसुंधरा जी नाम लिख दिया उनका विभाग का, तय किया। आप 9 महीने का हम दे रहे हैं गौशाला अनुदान, इतने खुश है गौशाला वाले। तो हम मार्केटिंग नहीं करते वोटों के लिए, हम मार्केटिंग नहीं कर रहे, वरना हम तो उनसे ज्यादा काम कर रहे हैं गौशाला के लिए। तो फर्क इतना ही है कि हमारी जो रास्ता है, कल भी राहुल गांधी जी ने कहा था, कांग्रेस का रास्ता जो प्रिंसिपल पॉलिसी प्रोग्राम हमारे लिए वो ज्यादा मायने रखता है। संविधान की रक्षा करना मायने रखता है, लोकतंत्र मजबूत रहे ये मायने रखता है। वो लोग जो उल्टा चल रहे हैं वो उनको मुबारक है, असत्य बोलते हैं। अभी मैं यह प्रदर्शन में एक खड़ा व्यक्ति मिला, अध्यक्ष जी सब साथ थे आप लोग, 6 लाख का कर्जा माफ हुआ, 6-8 लाख का कर्जा माफ हुआ उसका, और झूठ बोलते वो कर्जा माफ ही नहीं किया राजस्थान में। इतने झूठे लोग हैं ये लोग, इतने झूठे लोग हैं
क्या झूठ क्यों बोलते हो? राजनीति में हो, अपनी विचारधारा से बात करो। झगड़ा हमारा कोई दुश्मनी है क्या पर्सन आपसे कोई? तो झूठ बोल के राजनीति कर रहे माफ नहीं किया। यूपी में कर्जा माफ हुआ पता आपको? 1 लाख का सिर्फ, चाहे कोऑपरेटिव था और चाहे वो नेशनल बैंक का था। हमारे यहाँ कर्जा अनलिमिटेड माफ हुआ है, कोऑपरेटिव बैंकों का, भूमि विकास बैंक का। लोगों जो जमीनें रखी हुई थी रैन, वो सब छूट गई। हाँ, राष्ट्रीयकृत बैंकों का कर्जा माफ हम अभी तक नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमें कॉपरेट नहीं कर रहा भारत सरकार। उनका हमने कहा है जो किसानों की हिस्सा है वो हम देंगे आपको। वन टाइम सेटलमेंट करने में दिक्कत क्या आ रही है आपको? आप कल राहुल गांधी जी बोल रहे थे, सब जगह बोलते हैं 500 करोड़, 1000 करोड़, 5000 करोड़ कर्जे माफ होते हैं वन टाइम सेटलमेंट के आधार पर। एनपीए, वो कर्जे एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट है। और किसान का कर्जा माफ है, कर्जा है बेचारे को, ये डिफॉल्टर है, मतलब दोषी है। डिफॉल्टर मैंने हिंदी में क्या समझ सकते हो आप? वो डिफॉल्टर कहलाता है, वो एनपीए कहलाता है। यही भेदभाव होता है, यहां भी भेदभाव है सोच के अंदर भी। कितने करोड़ों अरबों के कर्जे डूब रहे हैं, मुझे तो पता नहीं आंकड़े, लाखों करोड़ों के कर्जे डूब रहे हैं। एनपीए होता है हर बार। और यहाँ कर्जा कितना है? हमने 14,000 करोड़ का कर्जा माफ किया अभी, वो भी 6,000 करोड़ तो वसुंधरा जी के वक्त का था। और 22 लाख लोगों का कर्जा माफ हुआ है। और उनको देख लीजिए, 14,000 में 22 लाख को फायदा मिला। वहां 14,000 करोड़ कर्जे क्या हो तो बड़े बड़े इंडस्ट्री वैसे हुए थे माफ। तो कहने का मतलब ये जो स्थिति है बहुत ही नाजुक है। मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि महंगाई जो है उसकी मार हम कम करना चाहते हैं। जितनी स्कीम लेके आ रहे हैं हम लोग, चाहे वो मेडिकल की हो, चाहे वो अन्य योजना जितनी भी है, किसानों को हमने दे रहे हैं। आज किसानों को 8 लाख और बाकी मिला के 38 लाख, मिला के 46 लाख होते हैं करीब। 46 लाख उपभोक्ताओं के आज 0 बिल आ रहे हैं, निःशुल्क बिजली मिल रहे हैं उनको। उपभोक्ताओं को मिला के 38 लाख है मेरी ख्याल है, और 8 लाख है किसान, जिनको अलग से हम 1,000 रुपये प्रति माह दे रहे हैं बिजली के अकाउंट में। तो कहने का मतलब ये जितनी स्कीम हमारी सोशल सिक्योरिटी की है एक प्रकार से, कि महंगाई में उसको राहत मिले कुछ। और भी हम चाहेंगे अगले बजट के अंदर जहाँ बस चलेगा, हम क्या योजना लेके आए जिससे कि इस कोरोना के बाद में कई लोगों की नौकरी चली गई। मुझे पता नहीं आप यहाँ मेरे कितने लोगों की नौकरी गई नहीं गई, तनख्वाह कम हुई नहीं हुई, हाथ खड़े करना उचित नहीं रहेगा। तो कितनी तनख्वाह कम कर दी। कोरोना खत्म हो गया, वापस बढ़ेगी आपकी तनख्वाह? नहीं बढ़ाई होगी। बढ़ेगी तो हाथ खड़ा कर सकते हो। नौकरी काम रहेगी, बहुत बड़ी बात है, बड़ी मेहरबानी है मालिकों की। ये स्थिति है, बढ़े नहीं है, कम कर दी। 1 लाख की जगह 70 लाख कर दी, 60 कर दी, 50 की 30 कर दी। बढ़ाने का नाम नहीं है। रोज भेजा में जब तक प्राइवेट सेक्टर के भी कमाते हैं क्या, पूरे भरे रहते पेज। तो मालिकों को चाहिए कोई दया दिखाए हमारे ऊपर। खैर तो आप मालिक से मेरे खिलाफ हो जाएगा तो लोग छाप ही नहीं पाओगे, मेरी चाहते हो नहीं चाह पाओगे। खैर जो, तो ये मैं कह रहा हूं आपको, बजट हमारा जो है ना अगली बार भी युवाओं को, छात्रों को, बच्चों को समर्पित कर रहे हैं। उसमें सुझाव जो आएंगे उनको हम चाहेंगे और ज्यादा हाईलाइट करें और ज्यादा एलोकेशन करें। इस प्रकार से मैं बाकी एक क्या क्या, क्योंकि कानून व्यवस्था की स्थिति ऐसी होती है, बड़ी वो टची होती है, मार्मिक होती है। उस पर मैं कुछ बातें आपसे करना चाहूँगा, बात खत्म कर दूंगा क्योंकि बहुत लंबा मामला है। देखिए, हमने आती सरकार एक नया प्रयोग किया था देश के अंदर, और वो था प्रयोग कंपल्सरी एफआईआर लॉन्च करने का। वो रिवोल्यूशनरी काम है, क्योंकि पहले आप जाते थाने में, कोई जाते नहीं कई लोग, तो कि वहां तू ताम में बात होती है, बेइज्जती होती है। पता नहीं सरदार साहब क्या कहेंगे, पंजाब में कैसा होता है। तो आदमी बेचारा मैं मेरी बेइज्जती क्यों करूं जा करके, और मतलब बैठक नहीं कहते उसको, तू कैसा आया, भाग यहां से, ये लैंग्वेज होती थी। हमने उसको पूरा सिस्टम में बदलना चाहता हूँ राजस्थान के अंदर। कंपल्सरी एफआईआर जाएगा, दर्ज करनी पड़ेगी। स्वागत कक्ष बना दिया वहां पर, एक आधा बाकी रहा होगा, सब बन गए राजस्थान के अंदर।
स्वागत कक्ष का मतलब आधा तो माहौल बने कि यार स्वागत कक्ष लिखा हमारे यहाँ पे, मैं बैठा हूँ, आने वाला को स्वागत करना है, इंसान है हम लोग भी तो स्वागत कक्ष बन गए, करीब करीब सब जगह बन गए। और उसका असर क्या है मैं अभी आपको बताऊंगा। खाली हमने उससे भी कहा था देखिए संख्या बढ़ेगी, बदनामी होगी साहब, बहुत संख्या बढ़ गई, क्राइम बहुत बढ़ गया है। क्राइम नहीं बढ़ता है, रिलीफ मिलता लोगों को कि भाई गया कि नहीं सुनवाई हुई। जो दुखी है बेचारा कमरे को वो तो जाए, थोड़े बहुत हो सकता है कि आवश्यक कंपल्सरी करने से हो सकता है कुछ लोगों ने झूठे मुकदमे दर्ज करा देते होंगे, मैं जानता हूँ, उनकी तफ्तीश के माध्यम से ठीक हो जाएगा। बड़ा हमारा गेम है कि लोगों को राहत मिले, कानून का राज स्थापित रहे, उसके लिए हमने ये किया। संख्या बढ़ गई बहुत सारी, एनसीईआरटी की जो बुक्स है उसके अंदर आंकड़े आते हैं, फिर हमारे विपक्ष के लोग बदनाम करने के लिए वो आंकड़ों को बताते हैं बार बार। पर अगर कोई स्टडी करो ना आंकड़ों की, एनसीईआरटी की भी, एनसीईआरटी ने खुद ने कहा है कि ये आंकड़े सब कुछ नहीं होते हैं। पहला पेज उनका ये बॉक्स के अंदर आप लोग देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा कि स्टेट वाइज अलग अलग पॉलिसीज होती है, वो प्रोवाइड करती है आंकड़ों को। तो ये जो स्थिति है उसमें हम चाहते हैं कि फायदा क्या मिला, देखिए एफआईआर अनिवार्य करने से बावजूद भी 2021 में 19 की तुलना में करीब 5% अपराध कम हुए, जबकि एमपी, हरियाणा, गुजरात, उत्तराखंड समेत 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अपराध अधिक दर्ज हुए। ठीक है, गुजरात में अपराधों में करीब 69%, हरियाणा में 24% और मध्य प्रदेश में करीब 20% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। अनिवार्य पंजीकरण नीति का परिणाम है कि 2017-18 में 33% एफआईआर जो है वो सीआरपीसी 3 जो कहलाती है कोर्ट के माध्यम से दर्ज होते थे इस्तिगासा, वो अब 13% रह गए। जो मैं कहना चाहता हूं आपको कि कहाँ तो 33% थे और 13% रह गए हैं। अनिवार्य पंजीकरण करने से लोग कोर्ट में जाते सीधे थाने में जाते हैं, तो आप देख लीजिए इतना बड़ा फर्क पड़ गया। बलात्कार के मामले में भी कितनी बड़ी बात है, 18 के अंदर 214 दिन लगते थे अनुसंधान में, अब लगते हैं 68 डेज, 68 दिन लगते हैं। पोक्सो के अंदर बच्चों के जो होते हैं 232 दिन लगते थे, अब 66 दिन लगते हैं। कहाँ तो 232 दिन और कहाँ 67 दिन रह गया। एससीएसटी एक्ट में 51 मामले जो है अदालत के माध्यम से 156 से दर्ज होते थे 15 के अंदर, अब मात्र रह गया 51%, 10% आ गया हम लोग। ये एफआईआर अनिवार्य पंजीकरण नीति का सफलता का परिणाम है। कुछ आंकड़े झूठे भी पाए गए हैं। ये चिंता का विषय है कि कुछ लोगों ने हमारी सरकार की एफआईआर के अनिवार्य पंजीकरण नीति का दुरुपयोग किया और झूठी एफआईआर दर्ज करवाई। इसी का नतीजा है कि प्रदेश में 2019 में महिला अपराधों की संख्या 45%, 20 में 44%, 21 में 45% जांच में झूठी निकली है। इसको लेके हमारे कुछ एक्टिविस्ट लोग बोलते हैं कि आप ये क्यों बोल जाते हो, ये कैसे बोल सकते हो आप लोग, तो जुडिशरी का काम है। अरे उनको पूछो, किसी को अगर कोई बेचारा निर्दोष आदमी है झूठी एफआईआर दर्ज कर दे, बलात्कार आरोप लगा दे, परिवार में क्या बीतती है अपन कल्पना कर सकते हैं। तो प्रैक्टिकल बात सोचनी चाहिए। खैर, तो मेरा मतलब आपसे निवेदन यही है, एक लास्ट पैरा मैं पढ़ देता हूं। बलात्कार के प्रकरणों में राजस्थान में सजा का प्रतिशत 48% है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर मात्र 28.6% है। महिला अत्याचार के प्रकरणों में राजस्थान में सजा का प्रतिशत 45.2% है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर 26.5% है। महिला अत्याचार के प्रकरणों की पेंडिंग प्रतिशत 9.6% है,
जबकि राष्ट्रीय स्तर पर 31.7% है। आईपीसी के प्रकरणों में राजस्थान प्रेगनेंसी प्रतिशत केसेज 10% है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर 35%, 35.1% है। इतना बड़ा फर्क है। सब जगह परफॉर्मेंस पुलिस की, डिपार्टमेंट की, ये परफॉर्मेंस आप देख लीजिए, राष्ट्रीय स्तर से तुलना मैंने करी है। पर जो एक झूठ को 100 बार बोलो तो सच का एहसास होता है। गोबर की जो थोड़ी थी, ये उसके लगता गोबर के लगते रिश्तेदार लगते दिखते हैं। ये उसी थोड़ी को अपनाए हुए हैं कि कर्जा माफ नहीं हुआ, कर्जा माफ नहीं हुआ, कर्जा माफ नहीं हुआ। तो गोबर की विवाद के लोग हो गए। फिर ये कुछ तो कुछ है, संबंध तो है, इसलिए इनकी ये स्थिति है। तो बहुत बहुत आपको जो अध्यक्ष जी ने कहा है वो बात तो बाद में करेंगे। ठीक, थैंक यू। हेलो सर, न्यूज नेशन से मोहित दुबे हूं। मेरा सवाल आपसे ये है कि अभी आपने अपनी उपलब्धियों को गिनाया और कहा कि कई प्रयोग राजस्थान के भीतर आपने किया, और ये कहा जाए कि 50 ओवर के मैच में 40 ओवर तो आपने खेल लिया है, बचा है 1 साल का वक्त है, ये कहें कि कुछ ही वक्त बचा है। ये आखिरी 10 ओवर में कैसे बल्लेबाजी करेंगे, क्या नया करने वाले हैं? क्योंकि मैनिफेस्टो में कई ऐसी चीजें होंगी जो अभी अधूरी रह गई होंगी। और उसमें आप ठीक कह रहे हैं कि देखिए, अभी एक बजट और पेश करना बाकी है मुझे, ठीक है? तो आप निश्चित तैयारी शुरू हो गई है बजट की, प्री बजट मीटिंग शुरू हो गई है, किसानों की हो गई है, एक्टिविस्ट की हो गई है, और जल्दी बाकी वर्क की भी होगी। तो जो बाकी रह गए हैं उनको हम लोग स्टडी कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जो वादे किए हैं वो निभाने चाहिए सरकार को। हो सकता है कोई अड़चन भी आए, वो अलग बात है, पर मंशा हमारी है कि हम कैसे निभाएं उनको। थैंक यू सर। सर आपकी सर एक मिनट सर, मैं पूछ लेता हूं। अरे भैया एक मिनट। हेलो 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 सर, ऑन है मेरा। एक मिनट रुक जाओ, और क्या सर, एक आगे पिछले 4 साल से जुआ करोड़ बिल्ली आई, भेड़ी आया, ये आया, वो आया, इस तरीके का माहौल बना रहा राजस्थान में। आम जनता बिल्कुल इस स्टाइल में रही कि पता नहीं कब परिवर्तन होगा, कब क्या होगा, ये होगा। लेकिन आपने बड़े स्टाइल के साथ में 4 साल निकाले, ये आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आप वैसे तो राजनीति के सूत्र हैं। सर एक मिनट, मैं सवाल पूछ लेता हूँ, इनका पता नहीं। आपके जो मंत्रिमंडल है उन्होंने भी इस तरीके की शिकायतें की कि उनका प्रशासन सुस्त रहा, प्रशासनिक उनकी सुनवाई नहीं होती है। अब 1 साल जो है जनता के बीच में जाना है आपको, तो प्रशासन को किस तरीके से कुछ करेंगे? आप मुझे नोट बना दे दीजिए, अलग से मैं डील करूंगा। सर आपकी मुख्यमंत्री जी, आपको बजट कितने प्रतिशत खर्च हुआ है? क्योंकि बार बार कहा जाता है कि योजनाएं। एक मिनट, क्या पहले वो खड़े हो गए थे। सर आपकी इस प्रेस वार्ता की सबसे दिलचस्प तस्वीरें मॉडल माइक पास में लो, माइक पास में लो। मॉडल स्टेट राजस्थान। आपका भीलवाड़ा मॉडल तो बड़ा चर्चा में रहा और देश में प्रसिद्ध भी रहा सर, लेकिन पॉलिटिकल मॉडल भी बड़ा चर्चा में रहा सर आपका। तो उसको सर आप कैसे, ये बार बार सरकार गिरने की स्थिति हो जाती है, ये कैसे सर इसको मैं समझ गया आपकी बात। बैठो, मैं क्या करूंगा, सोच रहा हूं कि पॉलिटिक्स में रिटायरमेंट लूंगा, तब मैं टीन सेटिंग की तरह पॉलिटिकल क्लासेस लगाना शुरू करूंगा। मुख्यमंत्री जी, क्योंकि बजट को लेकर के बार बार चर्चा आती है कि आपने योजनाएं तो बहुत शुरू की, कितना प्रतिशत बजट खर्च हो पाया है? क्योंकि लगता है कि 60% वार्षिक खर्च हो पाई है, इसके बारे में जरूर देखिए, आप थोड़ा इंतजार कीजिए, असेंबली आने वाली है, आप जो क्वेश्चन पूछे ना, सब एमएलए को क्वेश्चन पूछने वाले हैं। मुख्यमंत्री जी, मैं नरेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया से। मेरा सवाल ये है कि आपने इतनी योजनाएं गिनाई है और इस योजनाओं के आधार पर आप अगला चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो क्या इन योजनाओं से आप रिपीट कर पाएंगे या फिर जो कांग्रेस का अंदरूनी विवाद है वो इन योजनाओं पे भारी पड़ेगा?
विवाद है ही नहीं, विवाद होता ही नहीं रहता है कभी कांग्रेस में। हम तो अपने प्यार मोहब्बत की बातें करते रहते हैं। आप लोगों को लगता विवाद है, क्योंकि विवाद देखिए कड़ी बात है। राहुल गांधी ने गलत नहीं कहा, मैं सब पे दोष नहीं देता हूं, और आपको भी दोष नहीं इसलिए देता हूं कि आपकी न्यूज तभी बनेगी तब विवाद पैदा होगा। सर तो विवाद है नहीं, न्यूज क्या बनेगी आपकी? आप इस उसी को हाईलाइट करते हैं। आप बजट की बात करो। ओके सर नमस्कार। सर 4 साल पूरे होने पर बहुत बधाई आपको। भारत जोड़ो यात्रा में आप मुखिया के तौर पर यात्रा के साथ साथ लोगों से फीडबैक ले रहे हैं सर, कि सरकार की योजनाएं वहां तक पहुंच रही है, कैसा लाभ मिल रहा है। सुझावों के साथ क्या शिकायतें भी मिल रही है सर? मंत्रिमंडल को लेकर, ब्यूरोक्रेसी को लेकर किस तरह से रिस्पॉन्स आपको मिला है सर? मैं राहुल गांधी जी के साथ चला पूरा। लोगों में राहुल गांधी जी के प्रति मिलने और अपनी बात करने के लिए इतना उत्साह था, और जो अच्छी योजनाएं सरकार की हैं उसके बारे में भी लोग चलते चलते चर्चा कर रहे थे। जैसे आउट ऑफ टर्न नौकरियां खिलाड़ियों को मिली, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना का तो ऐसी कोई रैली नहीं, मॉर्निंग हो चाहे इवनिंग हो, कोई न कोई आके कहता साहब हमारा भला हो गया, हमारा ये इलाज हो गया, वो हो गया। करीबन 150 ऐसी एप्लीकेशनें भी आई जो राहुल गांधी जी ने मुझे एज ए पीसीसी चीफ दी है, जिसमें कहीं कोई सड़क बनने की बात आई, कहीं स्कूल क्रमोन्नत करने की बात भी आई, कहीं एक खिलाड़ी कबड्डी के थे उनको भी इसी तरीके का लाभ मिले, ये बात भी आई। जो समस्याएं आई, कहीं फ्लोराइड की बात भी आई, कहीं बच्चों ने मोदी जी की जो गलत नीतियां, किसानों को जो 3 काले कानून लोग ला करके जो परेशान किया, वो बातें बहुत जगह आई। जो नोटबंदी हुई उससे जो परेशानी हो रही है वो बातें भी आई। जो भाई को भाई से लड़ाने वाली बातें हैं वो बातें भी, जो केंद्र की गलत नीति है उसके बारे में भी बात आई। और कईयों ने सुझाव भी दिए, कई बेरोजगारों ने अपने पद बढ़ाने की बात भी कही, उर्दू के लोगों ने भी कही, कई नौकरियां जो कोर्ट में अटकी हुई हैं उनकी बात भी उन्होंने कही। तो सब तरह का मिश्रण था, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से, आपने पूछ लिया इसलिए, कि राहुल गांधी जी ने उस प्रत्येक व्यक्ति को सुना जिसने अपनी बात कहनी चाहिए, चाहे वो सरकार की किसी योजना में कमी खामी की बात हो, चाहे उसको विकास में और ज्यादा भागीदारी मिलने की बात हो, चाहे केंद्र की मोदी की सरकार की गलत नीतियों से उसको जो तकलीफ मिल रही है उसकी बात हो। उन तमाम बिंदुओं को देखा, लेकिन राजस्थान सरकार से अगर या पार्टी से कोई अपेक्षा जिस किसी ने भी की, चर्चा की, उसको पूरी तरीके से हमने राहुल गांधी जी ने मुझे दिया और हमने उसको सूचीबद्ध किया है, और उनको हम प्राथमिकता के साथ में सरकार से होने वाले काम कराएंगे, और जो नहीं हो सकता उसके लिए कहेंगे कि इसमें ये कानूनी दिक्कत है। मुख्यमंत्री जी मैं अमलिंदु हूँ। चल रही है उनका एक्सपेंशन का सरकार का क्या प्लान है कि वो और मजबूत की जाए, जैसे चिरंजीवी हो, आपके ये बच्चों के स्कूल वाली योजनाएं, स्कूलों का नंबर बढ़ाया जाए। दूसरा कि बेरोजगारों के लिए सरकार का क्या विजन और मिशन है? बेरोजगारी एक समस्या राजस्थान के अंदर भी है। और सर दूसरा मेरा सवाल ये है कि आपका तीसरा है ये, वो पाकिस्तान पे तुष्टीकरण पे चुनाव लड़ेगा, तो उसके लिए आपकी क्या तैयारी? देखिए नौकरियां तो आप देख लीजिए, 1,35,000 नौकरी दे दी, 1,25,000 प्रोसेस में इंटरव्यू हो रहे हैं, एग्जाम हो रहे हैं, और 1 लाख और मैंने अनाउंसमेंट कर रखा, ठीक है ना। मेरे ख्याल से इतनी नौकरियां संभवतः कोई राज्य में नहीं मिलती, सरकारी नौकरी। जहाँ तक गैर सरकारी नौकरी की बात है, उसी लिए इन्वेस्ट राजस्थान किया गया। हालांकि एमओयू तो है 11 लाख करोड़ के, पर हम जानते हैं गुजरात में वाइब्रेंट गुजरात कई बार हो चुका है मोदी जी के शासन के अंदर भी, तो सब इन्वेस्टमेंट आता नहीं है, 50% भी नहीं आता है, उससे कम आता है। हम प्रयास करते हैं कि अभी जो माहौल बना हम लोगों ने, उसके कारण काफी संभावना बढ़ेगी। उसमें 2-3 बातें और है। एमएसएमई सरकार बनती है, एक्ट बना दिया सब, लेकिन 5 साल पहले 3 साल था, 5 साल तक सरकार पर कोई नहीं आए, बगैर सब फॉर्मेलिटी होगी उसकी,
और इंडस्ट्री लगा सकता है, माइक्रो मीडियम जो भी है वो हमने किया है, वो बड़ा काम था। गहलोत जी, ये अरे भाई बात तो पूरी करना। ओपीएस को लेकर के तो ये जो है इस प्रकार से कई जो है हम लोग ऐसा माहौल बनाना चाहिए। टूरिज्म सेक्टर है, अब ये सेक्टर इंटरेस्ट की बात है, आप मैंने करता होगा। टूरिज्म सेक्टर को आजादी के बाद में पहली बार एक बड़ा फैसला हमने किया है। जब मैं केंद्रीय मंत्री था इंदिरा जी के साथ में और राजीव जी के साथ में 83, 84, 85 में, तब भी मैं मांग करता था कि टूरिज्म को दर्जा मिले, इंडस्ट्री का दर्जा मिले। बिजली में, पानी में, टैक्सेज में, सब में छूट मिल जाती है। अभी वो मेरे हाथ से लिखा था 35 साल बाद में। अब हमने राजस्थान में टूरिज्म को दे दिया दर्जा, इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया। टूर ऑपरेटर, ट्रैवल एजेंट और होटेलियर्स, आप मैंने मैं सबको निवेदन करूंगा, कोई बात कर लीजिए लोगों से, तीनों वर्गों से या टूरिज्म डिपार्टमेंट लोगों से, वो कहेंगे इतना बड़ा जम मिलेगा इसे आने वाले वक्त के अंदर, इतनी इकाई लगेगी टूरिज्म प्राइवेट सेक्टर के अंदर, रोजगार उपलब्ध होगा। ये बहुत बड़ा काम हुआ है, ये कम काम नहीं हुआ है जो मैं आपको बता रहा हूँ। होटलियर में तो 15-15 लाख 20 लाख पर मंथ का फायदा हो गया है। बड़ी होटलों को, छोटी होटलों को 5 लाख 7 लाख का फायदा पर मंथ हुआ होगा। कोरोना में बर्बाद हो गए थे लोग, बंद पड़ी थी होटलें। होटलें जब पूरा देश ही लॉकडाउन में था तो होटलें बंद पड़ी गई थी, कई तो परमानेंट बंद हो गई है, बिक गई। उनको रिलीफ मिलना प्रति माह 5 लाख 10 लाख 25, एक होटल का 30 लाख का मुझे फायदा हो रहा पर मंथ का। तो कहना मतलब ये बड़ा सेक्टर हमने निर्णय किया। आपसे मैं निवेदन करूंगा, कृपा करके आप जिस सेक्टर में हो उसमें आप लोग जो बागी खाल निकाल हमारी, हमें मैंने बड़ा आएगा, कुछ कमी बताओगे तो बिना पढ़े लिखे कोई कई लोग मैं देखता हूं तथ्य गलत है और न्यूज बन जाती है, उससे मजा नहीं आता हम लोगों को। हम तो मजा आता है जब हम आलोचना सुनते हैं, सच्ची आलोचना सुनते हैं तो हम उनको ठीक कर लेते हैं। डेमोक्रेसी है, जितनी आप आलोचना करोगे, कमी बताओगे, मुझे अच्छा लगेगा, मैं उसके नंबर बढ़ाऊंगा। वो पत्रकार को मैं अपने से नंबर देता हूँ मन में, वो बढ़ा दूंगा मैं थोड़ा और, तो ये बिल्कुल ठीक है। गहलोत जी, ये ओपीएस और एनपीएस को लेकर के एक बहुत टकराव होने वाला है राज्य सरकार और केंद्र सरकार में। ओपीएस कांग्रेस शासित राज्यों ने लागू किया है, एक पंजाब भी लागू किया है, लेकिन पैसा आप भी जानते हैं जो पीएफ का पैसा केंद्र सरकार के खाते में जाता है, तो उस पैसे को लेकर इसको कैसे आप केंद्र सरकार के गए। अब देखिए, एक बात मालूम होना चाहिए, पेंशन जो है, पेंशन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा प्रोविजन मुझे अभी मैं नहीं बता सकता आपको, उसके अंतर्गत पेंशन निश्चित करने का काम स्टेट गवर्नमेंट के प्रोविजन में है। ये अभी पता नहीं, लोगों को पता नहीं है, इसलिए आप निश्चिंत रहें, पेंशन फिक्स करने का काम स्टेट गवर्नमेंट का है। अभी मंगा बता दूंगा आपको कि क्या सेक्शन उसका। इसलिए हम कोई, देखिए आप संविधान की 7वीं सूची में केंद्रीय सूची, राज्य सूची और संवर्धित सूची के विषय निर्धारित है, तो आपको मालूम, मुझे मालूम है। आर्टिकल 246 राज्यों को राज्य सूची के विषय पर फैसले लेने का अधिकार देता है, ठीक है, ये हम आपको देंगे। मेरे 7वीं अनुसूची में राज्य सूची का 7वीं अनुसूची में राज्य सूची का बिंदु संख्या 42 स्पष्ट कहता है कि स्टेट पेंशन जो राज्य की समेकित निधि कंट्रीब्यूशन फंड से दी जाएगी, उन पर राज्य का कानून बनाने का अधिकार है। अब तो क्या बताइए, स्थिति है, समझ गए आप। मुख्यमंत्री जी, आप कहाँ का, एक बात पूरी होने दो बात। मुख्यमंत्री जी, तो ओपीएस का जो मामला है, ओपीएस में भारत सरकार के पास जो पैसा जमा है, आप उसका क्वेश्चन पूछना नहीं था आपको, क्वेश्चन ही गलत पूछ लिया आपने। चलो बैठो भाई, बैठ रहा हूँ। ओपीएस जो है उसके अंदर जो पैसा ऑलरेडी जमा हमारा है कर्मचारियों का और स्टेट गवर्नमेंट का, दोनों हिस्सेदारी जमा होती है। एक ट्रस्ट बना हुआ भारत सरकार में, वो ट्रस्ट का पैसा जमा होगा म्यूचुअल फंड में और जो शेयर मार्केट जो मैंने कहा आपको, उस पर जो हमारे हिसाब में जमा था वो उनसे मांग रहे हम लोग।
कि जब हम आपसे अलग निकल रहे हैं, एनपीएस ओपीएस में आ रहे हैं, तो पहले बात में लड़ेगी आप कर्मचारियों में स्टेट गवर्नमेंट का, उन्होंने उसको मना किया, ठीक है ना। वो लड़ेंगे, हमारा लड़ेंगे उनसे लेने वाली। पर इतना मैं कह देता हूं, ओपीएस जो हमने फैसला किया है वो हमारा काम रहेगा, उसको हम कर्मचारी को देना शुरू कर दिया, हमने लागू कर दिया। हिमाचल चीफ मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दे दिया कि खाली राजस्थान सरकार ने घोषणा करी है, लागू नहीं किया है। तो मैं गया शिमला, वहां पर प्रेस मित्रों से बात की आपकी तरह, मैंने समझाया अभी तक करीब 400 है, मुझे याद नहीं फिगर, लोगों को मिल चुका उसका लाभ। जो लोग लेट सर्विस में आए, ये ज्यादा थी, कुछ भी था, उनको उन्होंने देना शुरू कर दिया, राजस्थान ने देना शुरू कर दिया है। तो ये जो अफवाह फैलाएंगे या कुछ कर रहे हैं, कोई नहीं है, हमने लागू किया, 4 राज्यों ने लागू कर दिया है, लागू कर दिया, मैंने घोषणा कर दी है, छत्तीसगढ़ ने, झारखंड ने और पंजाब ने। और मैं मानता हूं और राज्यों को करना चाहिए। मेरी इस मौके पर 4 साल हुए, हमारे लिए मुबारक मौका है। इस मुबारक मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से फिर आग्रह करना चाहूंगा, हालांकि मुझे मालूम है कि वो ऊपरी पक्ष में नहीं है, बुरे से मालूम पड़ा ऑफ द रिकॉर्ड कि हिमाचल के मुख्यमंत्री, वहां के पीसीसी प्रेसिडेंट ने बहुत ज्यादा गिड़गिड़ा जाकर दिल्ली के अंदर, हम चुनाव हार जाएंगे अगर आपने ओपी लागू नहीं करने दी हमें। उनकी एक बात नहीं सुनी गई हाईकमान, बीजेपी हाईकमान ने। मेरी ख्याल हो सकता है उसमें प्राइम मिनिस्टर नड्डा साहब या मिसाई जो भी उनके कर्ता होंगे, उनकी एक बात नहीं सुनी, ठीक है। चुनाव हारे, सेकंड डे एनके सिंह राव को स्टेटमेंट आ गया, हिमाचल चुनाव हारते नेक्स्ट डे स्टेटमेंट आ गया उनका कि बहुत गलत हो रहा है, पता नहीं क्या क्या बोले वो। हम यहाँ लागू किया, हमने लागू रखेंगे हम इसको, और लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो डेमोक्रेटिक वे से जो हमारा अधिकार है, संघीय ढांचे में केंद्र के अधिकार अलग है, हमारा अधिकार अलग है, मैंने आपको बता दिया, अलग अलग सोचें बनी हुई है, उसके आधार पर स्टेट गवर्नमेंट का अधिकार है पेंशन तय करने का, हम उस पर आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री जी, आपकी 2 घोषणाएं जो अभी है, जिनका सभी को इंतजार है, एक तो आप महिलाओं को जो मोबाइल बांटने की स्कीम्स है, ओह गॉड, बोलूं सर, 2 स्कीम्स है। अब आप तो बोलोगे राहुल गांधी आपके क्वेश्चन से ही बहुत इंप्रेस हुआ होगा मेरे ख्याल से। शुक्रिया सर। आई हैव अ क्वेश्चन, अशोक जी, आई हैव अ क्वेश्चन। आप जी बोलिए अब। सर 2 घोषणाएं, एक तो महिलाओं को मोबाइल बांटने की स्कीम है, अभी उसका स्टेटस क्या है, कहां पर वो अटकी हुई है और कब तक आप शुरुआत कर देंगे, और नए जिले क्या आप बनाने जा रहे हैं, कितने जिले बनाने जा रहे हो और कब तक? क्या नए जिले? ओके, शुक्रिया। अभी आप इंतजार कीजिए, बजट आएगा, उसके पहले आप मुझे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हो, उचित नहीं है। और मोबाइल फोन जो है, इसमें वो बहुत बड़ा काम है। देखिए 1 करोड़ 35 लाख परिवारों तक पहुंचने की बात है। मोबाइल फोन की कंपनी अलग अपने तरीके से चलती है, हम पब्लिक इंटरेस्ट में क्या है उनको सोच करके, पहले पब्लिक का होता है, उसके हिसाब से हम आगे बढ़ रहे हैं, हम जल्दबाजी उस पर नहीं कर रहे हैं। आप बताइए सर, इस साल कोटा में जो स्टूडेंट सुसाइड हुए हैं करीब 14 का नंबर हो गया है, और बीच में ये बात थी कि आपकी सरकार एक एक्ट लाएगी सो दैट ये जिस तरह से सुसाइड्स होते हैं, जिसमें वेदर इट्स द कोचिंग इंडस्ट्री या पीजी है या हॉस्टल है, तो उसमें आई एम श्योर आप चिंतित हुए होंगे उसको सुनकर। तो क्या मंशा है सरकार की कोचिंग इंडस्ट्री पे, कोचिंग के लिए स्टूडेंट सुसाइड्स जो हुए हैं कोटा में अभी? एक बार बताएं कि ये जो सुसाइड हो रहा है उसकी स्टडी करने की जरूरत है। पहली बात तो वो हमें वहाँ के जो कोचिंग क्लासेज के मालिक लोग हैं या पेरेंट्स थे स्टूडेंट्स के, वो इसमें प्रकाश डाल सकते हैं। हम आपकी भावना समझ गए, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने, क्योंकि
सुसाइड करना किसी के अभी 5-7 दिन पहले एक सुसाइड हो गया वहां पे। तो हम इस पे बहुत चिंतित थे और कमेटी बनाई हुई है पहले से ही, उसको हम कहेंगे एक्सपीडाइट करें थोड़ा इसको, ठीक है। सर, राजस्थान में अगले साल चुनाव होना है, आप अपनी योजनाओं के बारे में बता रहे हैं, लेकिन सर इम्पोर्टेंटली इम्प्लीमेंटेशन एक इशू रहता है, और दूसरा ये योजनाएं जैसे रंधावा जी कह रहे थे जनता तक भी पहुंचे, तो ऐसा कोई इंटरनल मैकेनिज्म डेवलप करेंगे ताकि फीडबैक मिले सरकार को कि सरकार इतनी जो फ्लैगशिप योजनाएं लाई है, खासतौर पे कुछ ऐसी योजनाएं जिसकी देश में चर्चा हो रही है, उनका फीडबैक क्या है। दूसरा सर, एकजुटता के साथ सरकार और संगठन जनता तक वो योजनाएं पहुंचा पाए, इसको कैसे सुनिश्चित करेंगे। आखिरी सवाल सर, बजट कब तक ला रहे हैं? चर्चा है कि ड्रीम बजट आपका जो है जल्दी आने वाला है। जो सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं हैं उसका लाभ जनता तक कैसे मिले, इसमें हम सबको सकारात्मक भूमिका निभानी पड़ेगी। तो मैं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के नाते ये कह सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने यह तय किया है कि 26 जनवरी से हम हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम शुरू करेंगे, और जिसमें प्रत्येक बूथ के ऊपर, प्रत्येक विलेज में, प्रत्येक ब्लॉक में, प्रत्येक जिले में और राज्य स्तर के ऊपर कार्यकर्ताओं के साथ में हम जाएंगे। हमारी सरकार की जो अच्छी योजनाएं हैं उनके पर्चे बांटेंगे, लोगों को बताएंगे। अगर किसी योजना का लाभ किसी को नहीं मिल रहा है तो उसको कारण को खोजेंगे, और हम सब मिलकर के सरकार की जो भी योजनाएं हैं उसका लाभ पूरी तरीके से लोगों को मिले, ये सुनिश्चित करेंगे। और आप पत्रकार बंधुओं से भी मैं आग्रह करना चाहूंगा कि आप भी इसमें जो अच्छी योजनाएं हैं उसके बारे में ऐड का इंतजार नहीं करके जनहित में आप लोग इसको भी प्रचार प्रसारित करें, जिससे मौके मौके के ऊपर लोगों तक बात पहुंचे और उसका लाभ आम जनता को मिले। एक बात मैं कह के बात समाप्त करूंगा। इस ERCP जो है उसमें आपके जो मंत्री राजस्थान के हैं वो फिर गुमराह करने लग गए हैं। जैसे राहुल गांधी जी ने वहां पर माधोपुर में बॉर्डर पर इस बार उठाया, ERCP को उठाया, और सेकेंड डे उनका स्टेटमेंट आ गया मीटिंग करके। ये उनको गुमराह नहीं करना चाहिए। जो प्राइम मिनिस्टर खुद बोल चुके हैं राजस्थान के अंदर, वसुंधरा जी के और मंत्री जी के क्या संबंध है वो तो जाने, परंतु ऐसे मामलों में आपस में मनमुटाव भी है तो वो पब्लिक क्यों भुगते उसके लिए। मैं समझता हूं जो वसुंधरा जी योजना शुरू की गई थी और ये पोर्टफोलियो उनको बाद में मिला है, लगता मुझे वो मतलब उसलिए अड़चन पैदा कर रहे होंगे। तो अकारण ही इस प्रकार 13 जिले की जगह 2 लाख हेक्टेयर में तो इरिगेशन, 13 जिले पीने के पानी की समस्या में भुगत रहे लोग। जो राहुल गांधी जी को ज्ञापन दिए गए थे कि नाइट्रेट है, कहीं पानी दूषित पानी है और पानी मिल नहीं रहा है, ये बात हकीकत है। अलवर जैसे शहर में, अलवर जैसे जिले के अंदर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरा तो बहुत बड़ा भुगत रहा है। माधोपुर हो, करौली हो, कोई जिला हो, धौलपुर हो, भरतपुर, सब तकलीफ में। तो मैं समझता हूं 40% आबादी इसके अंदर है। अब 40% आबादी का विघ्न को निकालोगे तो 40% आबादी आपको सबक सिखा सकती है। इस डर के हमारे बार बार वो बोलते रहे हैं 75-50% बोलते रहे। उन्होंने जो उसकी मनी की तभी बात क्यों नहीं करी आप लोगों ने। आप रास्ता आप निकालो, राष्ट्रीय परियोजना घोषित करो उसको। 25 MP जिता के दिए रहते हैं जनता ने कि 25 MP ये निर्णय नहीं करवा सकते उनसे, वो बात ही नहीं कर पाते होंगे। मुझे लगता है कि वो बात करने में उनको प्रधानमंत्री जी से अड़चन होती होगी। जो उनका माहौल बना हुआ बीजेपी के अंदर, माहौल बड़ा खतरनाक है बीजेपी के अंदर भी। बीजेपी में तमाम मेंबर पार्लियामेंट है, उनमें से कुछ ऐसे भी हैं बीजेपी के MP जो प्राइवेटली कहते हैं साहब के हमारी चलती कहाँ है, हम तो खाली नाम के MP हैं। तो जिस पार्टी में नाम के MP हो, काम के MP नहीं हो, आप सोचो वहां क्या स्थिति बनती होगी।
इसलिए मैं फिर अंत में कहना हूं प्राइम मिनिस्टर से, मोदी जी से, कृपा करके राहुल गांधी की यात्रा का जो जनता का मूड सामने आया है पूरे देश के अंदर, हर घर में बात पहुंच गई है। राहुल गांधी यात्रा में निकला हुआ है। राहुल गांधी जो एक नौजवान है, 25 किलोमीटर किसी के अंदर प्रतिदिन चलना, वो चल पड़ा है आजादी के बाद में सबसे लंबी यात्रा में। और मुद्दा क्या, महंगाई का है, बेरोजगारी का है और नॉन वायलेंस का है। मैं समझता हूं मोदी जी को समय लेते हुए ये बात मैं पिछले 6 महीने मांग कर रहा हूं उनसे, आप खुद देशवासियों को संबोधित करो कि देश में शांति, भाईचारा, प्रेम, मोहब्बत होना चाहिए, राहुल गांधी कह रहे हैं, और हिंसा का बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये कहने में क्या तकलीफ है उनको? महंगाई जो है, बेरोजगारी है, उस पर कोई आश्वासन दे दे, हम अब कदम उठा रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं अगले महीने भर में, 2 महीने में इसका असर पड़ेगा। ये तो कहना उनको, ये चीज मैं समझता हूँ डेमोक्रेसी उचित नहीं है प्राइम मिनिस्टर की। आपको मुख्यमंत्री छोटा सा लास्ट मैं आप सबसे आग्रह करूंगा